बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जी के स्पेशल में शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात और दिल्ली के मामलात। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने उन्हें मुबारकबाद दी और जम्मू कश्मीर और दूसरे मौज़ूआत पर भी बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को दफ़ा 370 के बाद का जम्मू कश्मीर में क़याम, अमन और तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू करने के लिए उठाए गए इक़दाम के हवाले से जानकारी दी। बताया जाता है कि मनोज सिन्हा ने सदरी हिंद को बताया कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है और नए माहौल में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया मरकज़ के मुकम्मल ताउन और मदद से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नए दौर का आगाज़ भी शुरू कर चुकी है, जिसके नतीजे में ज़मीनी सतह पर इसके मुस्बत नताइज साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मनोज सिन्हा ने दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दिल्ली में मुलाकात जम्मू कश्मीर के हालात बयान। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात बयान करते उस समय साथ में ये भी बताते चलें कि एनआईए ने अपना दायरा वसी कर लिया है और एनआईए की छापामारी का सिलसिला आए रोज़ जम्मू कश्मीर में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के इलाके के बाद अब खित्ते चिनाब में भी एनआईए की छापामारी का सिलसिला देखने को मिलता है और आज डोडा में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कई लोगों के घरों पर छापे भी मारे। माना जा रहा है कि जम्मू में भी एनआईए ने आज कार्रवाई जारी रखते हुए जम्मू में भी कई लोगों के घरों पे छापे मारे और कुछ सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ साथ कुछ दूसरे लोगों के घरों पर भी छापे मारे। साफ जाहिर है एनआईए की ये छापामारी बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामलात को लेकर है और जम्मू कश्मीर में एनआईए ने दायरा वसी करते हुए काफ़ी वक्त से छापेमारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। बिल्कुल, अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से लगभग 6 लोकेशंस पे रेड मारी गई और जिनके घरों पे रेड मारी गई बताया ये जाता है कि ये जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए थे। आपको बताना चाहिए भी चाहेंगे कि जमात इस्लामी को कुछ टाइम पहले जो है बैन कर दिया गया था और उसके बाद जो है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, किस तरह का ये काम वहाँ पे कर रहे थे और इनसे सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। और जिस तरह से आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सुनने में यही आ रहा है कि टेरर फंडिंग का मामला है, उसी को लेकर जो है ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर भी नूरदीन बोरू, जो डोडा टाउन के अंदर नूरदीन बोरू के घर पे आज सुबह जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है रेड मारी और इनसे पूछताछ की गई। डॉक्यूमेंट्स इनके चक गए, इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए हैं और सईद महमूद शाह जो थलेला के रहने वाले हैं और इनके घर पे भी रेड मारी गई, इनसे भी पूछताछ करने की कोशिश की। और मोहम्मद शफी जो भागवा के रहने वाले हैं, इनके घर के ऊपर रेड मारी गई, इनसे भी पूछताछ की गई। तो लगभग 6 लोकेशंस हैं, इनसे पूछताछ की गई। आज लगभग 5 घंटे इनसे पूछताछ की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद थी, सीआरपीएफ भी मौजूद थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे, जो लगभग 5 घंटे इनसे पूछताछ की। उसके बाद जो है इनके घरों से वो फिर वापस। चलिए, ये सूरत हाल का एक पहलू एनआईए का दायरा वसी। लेकिन चलिए अब ज़रा सियासत का रुख भी बताते चलें। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तजलील की गई है। वो तजलील जम्मू कश्मीर का दर्जा घटा के किया गया है। हरीश सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर भी हैं और हरीश सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर, यूँ तो मुल्क में दुनिया में एक सिलसिला यही चलता है कि यूटीज़ को स्टेट बनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी और ख़ासतौर पर नई दिल्ली ने ऐसा कुछ किया कि तोड़ फोड़ के साथ साथ दर्जा करके जम्मू कश्मीर के लोगों दर्जा के जम्मू कश्मीर के लोगों की तस्लील की गई है। बताया उन्होंने कि जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी और ये रियासत 200 साल पुरानी थी और 200 साल बाद एक ऐसा तूफान बर्पा किया गया कि अब न ज़मीन पे जगह रखने की है और न आसमान की तरफ नज़र उठाई जा सकती है। हरीश सिंह ने तल्ख अल्फाज में दिल्ली को इस तरह की रविश और सियासत तर्क करने का मशवरा देते हुए बताया कि 15 अगस्त की तारीख अच्छा दिन, मुक़द्दस दिन, तो इस दिन पे अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसला लेते हुए बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया गया है तो जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। हरीश सिंह जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में
आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ये जोर शोर से मनाया जाएगा। लेकिन एक अपील हम प्रधानमंत्री महोदय से करना चाहते हैं कि अगर 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली का अगर फैसला लिया जाता है तो ये उत्साह जम्मू कश्मीर में दोगुना हो सकता है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे से डाइवर्स्ट किया गया है। 5 अगस्त 2019 को जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, स्टेट का दर्जा डाइवर्स्ट किया जाना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी निराशा का कारण बना है। हमने यूनियन टेरिटरीज से स्टेट बनते हुए देखे, लेकिन यह पहली बार हुआ कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और यह डाउनग्रेडेशन एक स्टेट की नहीं है, लोग भी अपने आप में यह महसूस करते हैं कि उनको भी डाउनग्रेड किया गया है। जम्मू कश्मीर 200 साल पुरानी ऐतिहासिक स्टेट है, जिसे महाराजा गुलाब सिंह ने अपने अनथक प्रयत्नों से क्रिएट किया और 26 अक्टूबर 1947 को इस स्टेट का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ और इस उम्मीद के साथ हुआ था कि यहां के लोगों की जो भावनाएं हैं उनकी कदर हिंदुस्तान में ही हो सकती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इंसाफ मिलेगा, हक मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से डेप्रिवेशन हुआ जम्मू कश्मीर का और स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया है, वो हम गैर आईनी भी मानते हैं, क्योंकि गवर्नर रूल लगाकर, गवर्नर की कंसेंट लेकर पार्लियामेंट के गैर आईनी मान रहे हैं। 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया गया है, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्योंकि तब गवर्नर रूल लगा के लोगों की मर्जी, लोगों की मंशा के बगैर अपनी मर्जी से ये फैसला लिया गया है। और 15 अगस्त का बड़ा दिन, इस दिन पे उम्मीद है वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसले का ऐलान भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर में इस तरह की आवाज़ें पिछले काफ़ी दिनों से उठ रही हैं। सियासी जमातें भी बता रही है कि 370-35 का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन स्टेटहुड का मामला तो खुद सरकार के पास है, तो सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक क्यों नहीं दे रही है। लेकिन आपको बताएं, अमरनाथ यात्रा शदमत से जारी है और अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक आज अनंतनाग भी पहुंची। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहतर ने आज अनंतनाग के मार्टिन मंदिर में छड़ी मुबारक का इस्तकबाल भी किया और यहाँ उन्होंने दीपेंद्र गिरी महाराज से भी मुलाकात की। छड़ी मुबारक के हवाले से उन्होंने बताया कि छड़ी मुबारक सदियों से इंतहाई जोश खरोश से मनाई जा रही है और ये खित्ते में भाईचारे की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि वादी में और जम्मू कश्मीर में महकमे सेहत ने यात्रियों के लिए मुनासिब तिबी इंतजाम कर रखे हैं। उनने यात्रियों से भी बात की और इंतजामात के हवाले से भी उनसे जानकारी की। पहलगाम में भी उन्होंने यात्रियों के साथ साथ अपने तिबी अमले के लोगों से बात की और उनकी तारीफ की कि जिस तरह उन्होंने यात्रा के दौरान यात्रियों की खिदमत भी की है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को जम्मू कश्मीर की सरकार ने हर तरह की सहूलियात फराहम रखी हुई हैं। मुश्ताक अहमद रहतर मार्टिन अनंतनाग से पहलगाम तक मुख्तलिफ तिबी मराकज का दौरा भी कर रहे थे। छड़ी मुबारक जो आने वाली थी वो मटन में हमने पहले रिसीव किया उसको, उसके बाद उनको यहाँ आना था पहलगाम, वहाँ भी गए, वहाँ इंतजाम देखे। जहाँ मैंने द्विवेदी सर जो हमारे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी डायरेक्शंस पे आया कि यहाँ जो अब जो यात्रा की आपको पता ही है कि लास्ट वीक रह रहा है कि इसमें कोई हमारे लोग, हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, थ्रू आउट पीरियड किया। यही देखना था कि कहीं ये अब लास्ट में ज़्यादा लाइट ना ले, लेकिन जो मैंने देखा यहाँ उससे मुझे जो लगता है फर्स्ट दिन या बीचों बीच जो इंतज़ाम थे उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं आज भी। और मैं इनको शुक्रिया करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने पहले भी अच्छा काम किया।
डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर खित्ते अनंतनाग के दौरे पर। और आपको नाज़रीन बताएं, आज का दिन काफ़ी अहम भी है और यूँ ये दिन काफ़ी अहम है मुहर्रम के सिलसिले में। मुहर्रम के सिलसिले में कल का दिन कुछ ऐसे मनाजर थे जो कहीं न कहीं कुछ लोगों को पसंद नहीं आए हैं, लेकिन आज के दिन पे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। बारामूला में भी आज बाज़ाब्ता तौर पर मुहर्रम के सिलसिले में मजालिस हुई और जुलूस निकाले गए। और बारामूला में इन जुलूसों के दौरान या इन मजालिस के दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की अमन आशनी के लिए दुआ भी की गई। हर एक महकमे ने अपनी तरफ से कोशिश की है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और तावन दे रहे हैं और इंतजाम खातिर खा है तसल्ली बख्श। जुलूस बराबर होगा, ये कहाँ से निकलेगा और कहाँ तक ये जुलूस रिवायती तौर पर इस इमाम बाड़े कदीम, इस इमाम बाड़े जदीद कहते हैं, यहाँ से दिन के 3:30 बजे निकलकर कौमी जो शाहरा है उससे होते हुए हमारे मकबरे आलिया तक जाता है और वहाँ से वापस आके इसी इमाम बाड़े में इख्तिताम पजीर होता है। ये 3:30 से लेकर 6:30 तक 3 घंटे तक जो ये कौमी शाहरा है ये बंद रहती है, मुअत्तल रहती है, ट्रैफिक मुअत्तल रहता है, लेकिन जहाँ तक एम्बुलेटरी सर्विसेज का ताल्लुक है उन्हें हम साइड में से रास्ता दे के निकाल देते हैं। तो पुलिस की बात करें या इंतजाम की बात करें, किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं? आप तो खुद देख रहे हैं कि इंतजाम सही है। मुहर्रम के जुलूस और या हुसैन लबैक या हुसैन, ये हर तरफ ये गूंज सुनाई देती है। और आज मुहर्रम के जुलूसों के दौरान, मुहर्रम के आयाम के दौरान खून का अतिया करने का सिलसिला भी देखने को मिलता है। बारामूला में भी आज खून देने के अतिये का एक कैंप लगाया गया था, जिस दौरान नौजवानों ने इसमें खून दिया और खून का अतिया देकर ये पैगाम देने की कोशिश की कि खून देने से किसी की जान बचाई जा सकती है। खून देने के सिलसिले में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और बारामूला की ज़िला तरक्याती कमिश्नर सहरिश असगर ने भी नौजवानों पर जोर दिया कि वो न सिर्फ मुहर्रम बल्कि मुहर्रम के बाद के आयाम में भी खून देने के सिलसिले में, खून अतिया करने के सिलसिले में सामने आया करें। एक रिलीजियस जुलूस होता है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिक्योरिटी प्लस एम्बुलेंस होती है और जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो लगे होते हैं ऑन ड्यूटी, प्लस क्योंकि इसमें कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है तो इसलिए जो हमारी मेडिकल टीम है उनको भी बताया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंट सिचुएशन आए तो उसमें वो जो है फौरी तौर पर उसका इमरजेंसी में उसका। डॉक्टर सहरिश असगर बारामूला में मुहर्रम के इंतजामात और उसके साथ साथ लोगों को खून का अतिया करने की उनकी भी गुजारिश। और आपको बताएं, खून का अतिया सदक़े जारिया में जमा हो सकता है क्योंकि खून का अतिया करने से जान बचाई जा सकती है। एक छोटी सी कोशिश और इससे जान बचाने से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। लेकिन आपको बताएं, मुहर्रम के जुलूस जम्मू खित्ते में भी देखने को निकाले जा रहे हैं और सुरनकोट के इलाके में भी आज नौजवानों ने मुहर्रम के जुलूस, आज़ादारी के जुलूस निकाले और इस दौरान मातम के जो मामला थे वो देखने को मिल रहे थे। चलिए अब जरा कश्मीर का रुख करें और टेक्नोलॉजी की बात करें। टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो कश्मीर में रहते हैं। कुछ तस्वीर हम आपको कश्मीर की भी दिखाते हैं जहां कश्मीर की सरकार के इंजीनियर कितने शानदार हैं। नाम इसका उमर आबाद है, सेक्टर नंबर 1 है। उमर आबाद लगभग बड़ी उम्र से ये कॉलोनी बनी हुई है, काफ़ी उम्र हो गई, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना देखिए। ड्रेनेज से पानी निकाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में ड्रेनेज जो होता है उससे ही पानी दिया जाता है। तस्वीर हम दोबारा आपको दिखाएंगे। इन तस्वीर ये है कॉलोनी के अंदर की तस्वीर और ये तस्वीर ड्रेनेज के फेलियर से नहीं है बल्कि ड्रेनेज में से जो पानी आता है और वो फिर इलाके में ही सप्लाई किया जाता है। यूं भी अक्सर दुनिया में यही होता है कि इंजीनियर ड्रेनेज करते हैं और ड्रेनेज का काम यही होता है कि इलाके में जो पानी है, जो है जमा पानी हो जाता है, उसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये ज़रा तस्वीर देखिए, ये ड्रेनेज बनाया है लेकिन पानी जो है इसी ड्रेनेज से ऊज होता है और फिर सारे इलाके में फैल के ये तस्वीर बनाता है। ये उमर आबाद सेक्टर 1 बारामूला श्रीनगर कौमी शाहरा पर शालटेंग या HMT से थोड़ा सा आगे 1 से 1.5 किलोमीटर का इलाका। यहाँ नूरा हॉस्टल भी है, कुछ और इदारे भी हैं और उसके पीछे की ये कॉलोनी का हाल अहवाल है। रियासत के कुछ बड़े ओहदेदार भी इस इलाके में रहते हैं, लेकिन इंजीनियर
इंजीनियरों का ये कारनामा देखे वो भी हर वक्त दांतों तले उंगली दबाए रहते हैं, कहते हैं कि हमारा इंजीनियर है, कितना काबिल है, कितना है। और हमारा जो एरा है या म्यूनिसिपलिटी के जो इंजीनियर हैं, इनकी काबिलियत की मिसाल जो है इस ड्रेन से साफ तौर पे दिखाई देती है। ये हमारे इंजीनियरों की काबिलियत आपने देखी, कितने काबिल हैं। बिल्कुल पानी वापस लेके आते हैं, इलाके में पानी ड्रेनेज के जरिए ही सप्लाई करते हैं। और नाज़रीन अब ज़रा बता दें, बिजली का बहरान कश्मीर का पुराना बहरान है और इसी बहरान पर वाविला होता रहता है। लेकिन एक और मामला भी है, ये बिजली की कमी का बहरान नहीं है, बल्कि ये मामला है बिजली की प्राइवेटाइजेशन का। और बिजली की प्राइवेटाइजेशन को लेकर आज बिमना में बिजली के मुलाजमीन नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी करते हुए बता रहे थे कि बिजली जो है जम्मू कश्मीर के वसाइल है, मसाइल है, वसाइल अपने मसाइल पैदा किए जाते हैं और इन्हीं वसाइल और मसाइल के बीच में इसको प्राइवेटाइज करने से जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कई और मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जम्मू श्रीनगर के बिमना के इलाके में महकमे बिजली के इंजीनियर्स और दूसरे लोगों ने आज एक मुजाहरा करते हुए सरकार को ये मशवरा दिया कि प्राइवेटाइज करने से एक तो इनके मुलाजमीन के मसाइल खड़ा होंगे, उसके साथ साथ आवाम के मसाइल भी होंगे और फिर रोना रोता रहेगा कश्मीरी लंबी उम्र तक, जब तक सरकार के कारखानों में या कागजों में वो दोबारा कहीं न कहीं वो चीज़ें आ जाती थी। अमेंडमेंट बिल 2022 को नो कहते हुए, से नो टू कहते थे कि हम बिजली की जो अमेंडमेंट बिल 2022 है उसकी मुखालफत करते हैं और आवाम को भी कहते हैं कि ये वक्त समझने का है, सोचने का है। देखें ये बिल्स का जो अमेंडमेंट बिल बनाया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं आखिरी चोट तो आवाम पे ही लगनी है। हम आज यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं अगेंस्ट द बैन, ये अंडर द बैनर ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स, जो पूरे कंट्री के सब एम्प्लॉयज, सब इंजीनियर्स, छोटे से बड़े मुलाजिम, चीफ इंजीनियर तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो आज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को पास किया जा रहा है पार्लियामेंट में, उसका मकसद ये है कि ये जो बिजली विभाग है ये प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा, बिजली प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा, बड़े लोग फायदा उठाएंगे, गरीब की कमर गर्दन सब कुछ तोड़ के रखेंगे। और ये बता रहे थे श्रीनगर की मैं बिजली के पढ़े लिखे इंजीनियर, आम आदमी नहीं बल्कि पढ़े लिखे इंजीनियर बता रहे थे कि अमेंडमेंट बिल जो है ये कश्मीरियों के लिए या जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक ज़रब साबित हो सकती है। लेकिन एक और ज़रब हमारे मुआशरे में इन दिनों लगी हुई है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आप आए रोज़ मुजाहरे देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का भी मुजाहरा है। और ये मुजाहरा जो आपको बताएं, ये पिछले कई दिनों से ये वोकेशनल एजुकेशनिस्ट का है, ये ट्रेंड, ये लोग हैं, इनके मुजाहरे को आज लगभग 20 दिन हो गए हैं। और इन 20 दिनों के दौरान कई बार बातें भी आई, कुछ निकल के भी आया, कुछ सरकारी अहदेदारों ने बताया कि बातचीत चल रही है। परसों खबर आई कि बातचीत चल रही है, सरकार ने फैसला ले लिया है, 2000 रुपये को इनका 2000 रुपये इनके बढ़ाए जाएंगे और इनको वापस अपने। लेकिन ये मामला जो है इन लोगों ने इसको नेगेटिव लेते हुए बताया कि ये सिर्फ सरकार की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, बढ़ाना है सबको, बढ़ाना है सबको एक पार पे। लेकिन इनके मुजाहरे पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना हम इनकी हिमायत करते हैं ना इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन हमें बड़ा सवाल है, ये करीबन 1100 लोग जो है ये मुजाहरे पे हैं। इन 1100 लोगों से जम्मू कश्मीर के 1 लाख लोग बच्चों को तालीम दी जाती है। 1 लाख एक अंदाजे के मुताबिक जो हमने आदाद-शुमार जमा किए उसके मुताबिक लगभग 1 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों कॉलेजों वगैरह में इनसे ट्रेंड होते हैं। अब ये पिछले 20 दिनों से मुजाहरे पे हैं। उन बच्चों को कोई और, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेज है, कोई अंग्रेज़ी पढ़ानी नहीं है, हिंदी पढ़ानी नहीं है, उर्दू नहीं पढ़ानी, बल्कि ये टेक्निकल कोर्सेज पढ़ाते हैं, तो इनका मुतबादिल कोई और नहीं है। तो 20 दिन से ये बच्चे जो हैं, जो कॉलेजों में हैं, उनको तालीम कौन दे रहा होगा? सरकार उसकी तरफ गौर क्यों नहीं करती है, उसका सोचती क्यों नहीं है? एक दिन की तालीम का ज़िया होना, उसका दावा तो किया नहीं जा सकता। यहाँ 20 दिन हो गए हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन या दूसरी एजुकेशन जो है, जो ये लोग दे सकते हैं, वो बेकार वो नहीं दी जा रही है। तो तालीम ज़ाया हमारे बच्चों की होती है, तो फिर हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे? माना सरकार कल परसों तरसों इनका मामला मान लेगी, तो बाद में जो मान लेगी या इनके साथ बाद में गुफ्त शनीद करेगी, आज क्यों नहीं? क्यों हमारे बच्चों के सर पे नंगी तलवार रखी गई है? इन असातिज़ा से हमें कोई मामला नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये सब बच्चे भी कहते हैं। क्योंकि बीच में जो कंपनीज डाली गई हैं वो मामला भी कहीं न कहीं चुभता ही जा रहा है। काम ये करे लेकिन कमीशन कोई और ले। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि हमारे जो बच्चे स्कूलों कॉलेजों में हैं, उनको इन दिनों की तालीम ज़ाया अगर हो रही है तो उसकी भरपाई कौन करेगा?
ये भरपाई की बात, लेकिन कुपवाड़ा के लोग भी भरपाई की बात करें। कुपवाड़ा का सरहदी इलाका और सरहदी इलाके में कई मसाइल तो हैं ही, लेकिन एक बड़ा मसला है जो वो है हमारे नेटवर्क का। मोबाइल आज की दुनिया में कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, लेकिन कुपवाड़ा के अक्सर इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का रोना रोया जाता है। क्रालपुरा के इलाके हों या वादी लोलाब के ऊपरी इलाके, दिवर का गांव हों या मरगी और टिकीपोरा के मोहल्ले, हर जगह से लोग यही कहते हैं कि नेटवर्क का तो सिग्नल आता ही नहीं है। फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफार्म पे तो जा नहीं सकते, और ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान होता है। शमीम अहमद ने कुछ लोगों से बात की, हमारे कुछ नुमाइंदे हैं साथी कुपवाड़ा में, ज़रा इनके जो दाद फरियाद है इन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचाते हैं। देखिए सर, जब भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है ना, या जब भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई करनी होती है फ़ोन पे या कुछ और, तो हमें कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वहां पे हम वो चीज़ डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम घर में आएंगे तब जाके हम वो घर में देख सकते हैं। एक 2 MB की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर वो हमारे पास डाउनलोड हो जाता है। सर यहाँ पे आप इस वक्त सामने आपके फ़ोन है सर, यहाँ पे आप नेटवर्क कुपवाड़ा का इलाका और कुपवाड़ा के दिवर के गांव में आपको नाजरीन बताते चलें, BSNL का टावर है, लेकिन उस BSNL के टावर को चलाया नहीं जा रहा है। किराया भी BSNL देती है, बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे मालूम हुआ उस टावर को के लिए जो ज़मीन ली गई है उसका बाज़ाब्ता तौर पे किराया, लेकिन चलाया नहीं जाता है। एक मुलाजिम भी कुछ रखे गए हैं वहाँ पे, लेकिन चलाने की परेशानी। और ये दिवर के लोलाब के गाँव की कहानी है, ये कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों की कहानी है। शमीम ने एक इलाके की बताई, दिवर की मैंने बता दी, लेकिन अब हम नाज़रीन आपको बताते चलें एक कहानी है, और ये कहानियां बहुत है कश्मीर में। ज़रा हम आपको एक और कहानी दिखाते हैं। श्रीनगर से जब आप बारामूला के होते हुए, रास्ते के होते हुए बांडीपोरा की तरफ जाना चाहें तो शालटेंग के से आपको राइट में क्रॉस लेना पड़ता है, तो इससे आप बांडीपोरा जाते हैं, गांदरबल जाते हैं, यात्रा यहाँ से जाती है। लेकिन शालटेंग के चौक में ट्रैफिक मेस अक्सर इतना रहता है कि घंटों यहाँ पे जो भी आदमी आता है फंस के रह जाता है। बारामूला से कोई आए या श्रीनगर से कोई बारामूला जाए, सोपोर की तरफ जाना हो या बांडीपोरा की तरफ, घंटों फंस के रह जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे ट्रैफिक मेस जो है, वो ट्रैफिक मेस किसी और वजह से नहीं है। ड्राइवर बड़े काबिल हैं, अच्छी तरह से गाड़ी ड्राइविंग, लेकिन यहाँ पे सड़क पे कब्जा किया हुआ है। बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनाए गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की परमिशन के बगैर खाना पूरी करते हुए कम्प्लेक्स बनाए गए हैं, और उन्हीं कम्प्लेक्स को आगे सड़क तक फैलाया गया है। सड़क 4 गाड़ियों की चलने वाली सड़क को आधी गाड़ी का सड़क का ही रखा गया है, और उसके बाद जहां छापड़ी रेडी वाले सब सड़क पे बैठे रहते हैं, उसके साथ साथ यहाँ ड्राइवर हजरात भी, जो भी गाड़ी वाला आता है यहाँ इस मार्केट में शॉपिंग करने पर रुक जाता है, गाड़ी बीच सड़क में लगा देता है, और उसके बाद यहाँ परेशानी लोगों को होती है, झेलना बहुत पड़ता है। ये शालटेंग का इलाका है। और फिर आपको बताएं, सरकार ने इसका मदावा करने के लिए कोशिश की थी, लगभग नारबल के करीब कट छोड़ दिया था, और फिर कट नहीं हो सका, और उसके बाद वो कट भी लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है। ये तस्वीर श्रीनगर के शालटेंग के इलाके की जो हमने अपनी आंखों से देखी। आप देख रहे हैं सनम के साथ JK स्पेशल। फिलहाल श्रीनगर से बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।